नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुपर 7 पे। कोशिका विज्ञान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हमने। हमने पहले पढ़ा था साइटोलॉजी किसे कहते हैं दोस्तों। उसके बाद में हमने पढ़ा था कोशिका क्या है। तीसरा पढ़ा था हमने जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, मृत कोशिका की खोज किसने की थी, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। उसके बाद में हमने थोड़ा देखा था कोशिका सिद्धांत के बारे में, स्लाइडर और स्वान ने जो दिया था। उसके बाद में हमने देखा था, हमने कोशिका को 2 भागों में बांटा था, जीव द्रव्य और कोशिका जो भित्ति होती है या कोशिका झिल्ली होती है उसमें, मतलब सुरक्षात्मक आवरण में। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो जीव द्रव्य पढ़ा था दोस्तों, तो उस जीव द्रव्य को हमने 2 भागों में बांटा था, पहला केंद्रक और दूसरा कोशिका द्रव्य। अब उस कोशिका द्रव्य में संरचनाएं पाई जाती है दोस्तों, उन संरचनाओं के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था अंतःप्रद्रविक जालिका के बारे में, जिनको कोशिका का कंकाल तंत्र कहते हैं दोस्तों। ये कोशिका को निश्चित संरचना प्रदान करने का कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, ये 2 तरह की होती है, एक स्मूथ सरफेस वाली और दूसरी जो रफ सरफेस वाली होती है। तो इन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जो रफ होती है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या खुरदरी अंतःप्रद्रविक जालिका जो होती है दोस्तों, उसके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है आपका। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में ही। राइबोसोम आपका प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको प्रोटीन निर्माण में सहायता करने के कारण इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमने पढ़ा था उसके बाद में लवक के बारे में। तो लवक को हमने 3 भागों में बांटा था दोस्तों। लवक को 3 भागों में बांट के अध्ययन किया था। तो ल्यूकोप्लास्ट, जिसको हम अवर्णीय लवक बोलते हैं, जो भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं। भोजन में भी दोस्तों ये मंड या स्टार्च का संग्रहण करते हैं दोस्तों। ठीक है, और यह पौधे के उस भाग में पाया जाता है दोस्तों जहाँ पे जो ज़मीन के अंदर हो या जो श्वेत हो। ठीक है दोस्तों, जैसे आलू हो गया आपका। उसके बाद में आगे है दोस्तों क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में हो गया वर्णीय लवक, जो पौधे के फूल वगैरह जो रंगीन भाग होता है दोस्तों, कलरफुल जो भाग होता है, उसके लिए जिम्मेदार होता है दोस्तों। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हमने पढ़ा था हरित लवक के बारे में, जो क्लोरोप्लास्ट के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कि 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 अणु जल के साथ में प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो श्वसन की उसमें आगे पढ़ा था हमने कि इसके क्लोरोफिल है, उसको हम बोलते हैं कोशिका की रसोई घर। ठीक है दोस्तों, कोशिका की रसोई घर किसको बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है दोस्तों, तो इसके 2 भाग होते हैं दोस्तों, एक स्ट्रोमा और दूसरा ग्रेना। स्ट्रोमा क्या करता है दोस्तों कि जो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने का कार्य करता है, ये प्रकाशिक अभिक्रिया है। जबकि दोस्तों ग्रेना क्या करता है कि वो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, जो आपके प्रकाश की अनुपस्थिति में भोजन बनाने का कार्य करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हमने पढ़ा था लाइसोसोम के बारे में दोस्तों। तो लाइसोसोम को हम कोशिका के आत्मघाती थैली को बोलते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, एंजाइम और प्रोटीन भरे होते हैं एक थैलीनुमा पोटलीनुमा संरचना के अंदर, जिससे पोटलीनुमा संरचना में भरे होते हैं, और कोई बैक्टीरिया या वायरस वगैरह कोशिका के अंदर एंटर करता है तो ये उनके ऊपर एंजाइम गिरा देता है, तो वो मर जाता है दोस्तों, जो भी वायरस और जीवाणु कोशिका में प्रवेश किए हैं वो। ठीक है दोस्तों,
अगर उसको लग रहा है कि ये उपापचय क्रियाओं को, कोशिका की उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करेगा या उसके एंजाइम डालने से नहीं मर रहा, तो वो अपने आप पूरी जो बाहरी आवरण है दोस्तों उसको गला देता है। थैली को अपनी बाहरी जो मेम्ब्रेन है उसको गला देता है और ये पूरी खुद को सेक्रीफाई कर देता है दोस्तों। आत्महत्या करके स्वयं को सेक्रीफाई कर देता है कोशिका के लिए, इसलिए इसको कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं हम। तो हमने आगे पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दोस्तों। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिग्रह बोलते हैं दोस्तों, पता है आपको। इसमें एक बाहरी झिल्ली होती है दोस्तों, एक आंतरिक झिल्ली होती है और उनके बीच में एक उंगलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको क्रिस्टी बोलते हैं दोस्तों। और उसके ऊपर F1 कण या ऑक्सीसोम लगे होते हैं दोस्तों। तो हमने पढ़ा था कि श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की सहायता से कोशिका के पास पहुंचता है दोस्तों, वो कोशिका के पास में माइटोकॉन्ड्रिया के पास में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के भी ऑक्सीसोम के पास में जाता है। जो ऑक्सीसोम क्या करता है ना दोस्तों, इसको ग्लूकोज जहाँ उपस्थित होता है पहले से, तो ऊर्जा या एनर्जी में तब्दील करने का कार्य करता है दोस्तों। और 2 शुद्ध ATP का लाभ होता है आपको, जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होती है उसमें, और किप्स चक्र में आपको होता है 36 ATP का लाभ। तो इस प्रकार से 38 दोनों चक्र में 38 ATP का निर्माण होता है दोस्तों। ये हमने जब रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ा था उसमें देखा था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके आगे बढ़ते हैं तारक काय के बारे में। तो तारक काय को ये कोशिका विभाजन में भाग लेता है दोस्तों, प्लस ये शुक्राणु निर्माण में भी सहायता करता है दोस्तों। उसके बाद में हमने पढ़ा था गोल्जी काय के बारे में दोस्तों। और तारक काय की एक बात और है दोस्तों कि ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। अब आगे था गोल्जी काय, जिसको हमने कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा था। ठीक है दोस्तों, ट्रैफिक पुलिस क्यों कहा था कि इसने जितने भी महत्वपूर्ण जैसे पोषण हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इन सबको अपने में समेट के कोशिका के जिस भी संरचना की आवश्यकता होती है उस तक पहुंचा देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा अभी तक का जो पढ़ा हमने उसके बारे में। अब पढ़ते हैं हम केंद्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों। ये कोशिका के अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण क्रियाएं हो रही है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसी के नियंत्रण में होती है दोस्तों। तो इसको कोशिका का डायरेक्टर या निर्देशक कहते हैं दोस्तों। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी दोस्तों। केंद्र के महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? तो इसमें केंद्रक में पाया जाता है केंद्रक झिल्ली, जिसके चारों तरफ है केंद्रक झिल्ली हो गया, और इसके अंदर पाए जाते हैं पोर मतलब छिद्र। तो न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं दोस्तों, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं जिनको। ये क्या करते हैं दोस्तों, इसमें द्रव भरा होता है दोस्तों, केंद्रक द्रव, और इधर आपका कोशिका द्रव भरा हुआ है। कोशिका इसके बाहर कोशिका है पूरी, तो कोशिका द्रव भरा होता है। तो इन पोर के माध्यम से ही कोशिका द्रव केंद्रक द्रव में आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में केंद्रिका, जैसे कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, उसी तरह केंद्रक में भी केंद्रिका पाई जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आगे हो गया क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। गुणसूत्र या धागेनुमा जो संरचनाएं हैं आपको ये दिखाई दे रही है दोस्तों, धागेनुमा संरचना होती है केंद्रक के अंदर, जिनको हम गुणसूत्र बोलते हैं दोस्तों। ये गुणसूत्र जब सरल हो जाते हैं तो उनमें गुणसूत्र क्रोमेटिन में ये धागेनुमा संरचना होती है पहले, जो सरल होकर गुणसूत्र में बदल जाती है। इन गुणसूत्र के ऊपर ही आपका गुणसूत्र 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है दोस्तों। एक आपका हो गया DNA से और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है दोस्तों। तो ये 2 से बना होता है। जो DNA है दोस्तों, DNA के ऊपर ही आपके जीन होते हैं दोस्तों, और जीन के ऊपर ही सूचनाएं लिखी होती है, कोड लिखे होते हैं, जिन्हें जेनेटिक कोड बोलते हैं दोस्तों। तो ये क्या करता है ना, व्यक्ति की कितना लंबा होगा, कितना छोटा होगा, आंखें कैसी होगी, उसका रंग कैसा होगा, बालों का रंग कैसा होगा, ये सारा डिसाइड करने का कार्य जो ये सूचनाएं कोड लिखे होते हैं जीन के ऊपर, यही करती है दोस्तों। तो जीन होता है DNA के ऊपर, DNA होता है आपका गुणसूत्र के ऊपर, और गुणसूत्र जो आपका क्रोमेटिन
या क्रोमेटिन रेटिकुलम भी बोलते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। धागेनुमा संरचना होती है, तो जब उलझी रहती है तो इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। फिर ये क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में टूट जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं दोस्तों। जो कोशिका की तरह ही केंद्र के भी चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं। केंद्र जैसे कोशिका में ही वैसे केंद्रिका होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। केंद्र के अंदर भी कुछ द्रव्य भरे होते हैं जिन्हें केंद्रक द्रव्य बोलते हैं दोस्तों। और केंद्रक में एक धागेनुमा बताया था मैंने दोस्तों, धागेनुमा उलझी हुई संरचना होती है जिसको क्रोमेटिन कहते हैं, जो रंगीन होती है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार रंगीन धागेनुमा संरचना होती है जो केंद्र के अंदर एक दूसरे पर लिपटी होती है दोस्तों। ये एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई रहती है दोस्तों, एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई रहती है। कोशिका विभाजन में भी इसका विभाजन आवश्यक होता है और कोशिका विभाजन में भाग लेते हैं दोस्तों। तो क्रोमेटिन अलग हो जाते हैं और क्रोमोसोम में टूट जाते हैं दोस्तों, परिवर्तित होकर क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम आपको मैंने बताया था हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है दोस्तों। क्रोमोसोम की दो महत्वपूर्ण संरचना होती है, पहली संरचना हिस्टोन प्रोटीन और दूसरी महत्वपूर्ण संरचना प्रोटीन होती है, जो कि गुणसूत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे पढ़ते हैं। एक चीज़ है दोस्तों कि गुणसूत्र के ऊपर डीएनए पाया जाता है, उसमें जीन लगे होते हैं दोस्तों। ये जीन पे सूचनाएं लिखी होती है, जो बताया था मैंने आपको, कोड होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति कितना लंबा होगा, छोटा होगा, बूना होगा, गोरा होगा, काला होगा, ये सारे डिसाइड करने का कार्य कौन करता है? तो ये सारे कार्य जीन करता है। और जीन के लिए जो अध्ययन की शाखा है उसको आनुवंशिक जेनेटिक बोलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये एक पीढ़ी से जो जीन है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है दोस्तों। और डीएनए का क्रियात्मक इकाई जीन है दोस्तों। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन ट्रांसफ़र होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। किस पर क्या है? केस 9 क्या है? तो ये एक तरह का दोस्तों जो बायोटेक्नोलॉजी का टूल है, ठीक है दोस्तों। हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, तब बताऊंगा आपको दोस्तों इसके बारे में बहुत विस्तार से। अभी ये चीज़ समझिए कि ये एक तरह की आणविक कैंची है, या एंजाइम कैंची भी बोलते हैं इसको, मोलिकुलर सीजर है दोस्तों ये। तो इसको केस 9 एक एंजाइम की कैंची होती है, इसके माध्यम से जीन को काट कर जो आपका रोगाणुग्रस्त जीन है या नस्ल में कोई चेंजेस करने हैं दोस्तों, तो पर्टिकुलर जीन को वहाँ से हटा के दूसरा जीन उस पर प्रत्यारोपित करने का कार्य किया जाता है दोस्तों। ये आपकी जो बायोटेक होती है दोस्तों, उसके अंतर्गत किया जाता है। और अभी जो CRISPR Cas9 है वो आपकी बायोलॉजिकल टूल है दोस्तों। और ये एक तरह की एंजाइम की कैंची या आपकी मोलिकुलर सीजर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऐसे में एक चाइना में ऑपरेशन भी किया हुआ है दोस्तों, जिसमें बच्चे को जन्म से पहले ही पता लग गया था कि इसके अंदर कैंसर सेल है दोस्तों। तो उस कैंसर सेल के जो जीन था जो उसके लिए उत्तरदायी था, उसको वहाँ से निकाल दिया गया दोस्तों, और उसकी जगह स्वस्थ जीन को लगा दिया गया, और इस तरह बच्चा एकदम स्वस्थ पैदा हुआ दोस्तों। और अभी आपने जो जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें देखी होगी दोस्तों, उनमें बीटी ब्रिंजल हो गया, बीटी कपास हो गया, गोल्डन राइस हो गया, ये सारे हम दोस्तों बायोटेक में पढ़ेंगे दोस्तों, बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे जब, ठीक है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि यूवी रेज होती है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें, वो मानव जीन में परिवर्तन कर सकती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। पढ़ते हैं गुणसूत्र के बारे में दोस्तों। तो गुणसूत्र की खोज स्ट्रॉसबर्गर ने की थी और नामकरण इसका वेल्डर ने दिया था दोस्तों। प्रत्येक जीवधारियों में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में क्या है दोस्तों कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े होते हैं जो, या 44 संख्या में 44, वो हो गया आपको ऑटोसोम, ठीक है दोस्तों। ऑटोसोम होते हैं, बाकी एक जोड़ी या 2 संख्या में 2 गुणसूत्र होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इनकी संख्या भी फिक्स होती है, क्योंकि एक भी जीन आपका
जो एक एक जीन होता है दोस्तों, वो आपकी लंबाई चौड़ाई सारा कुछ डिसाइड करता है दोस्तों। तो अगर गुणसूत्र की संख्या के अंदर भी बदलाव हो रहा है, समझ लो एक जोड़ी बढ़ रहा है या एक जोड़ी घट रहा है, तो उसमें आपका डीएनए की संख्या भी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, और उससे जीनों की संख्या भी, जीन जो भी है उसके ऊपर लगे हुए उनकी भी संख्या घट जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो क्या इफेक्ट करेगा आगे जाके बॉडी पे, वो पता नहीं दोस्तों। तो इसलिए ये भी एक फिक्स होना ज़रूरी है दोस्तों कि 23 जोड़े ही गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर में। ठीक है दोस्तों। तो ऑटोसोम ये ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो मानव के समस्त लक्षणों का निर्धारण करते हैं या उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। केवल एक ही लक्षण को छोड़ते हैं दोस्तों, ये समस्त लक्षण है वो निर्धारण करने का कार्य ऑटोसोम करते हैं। केवल एक लक्षण का निर्धारण छोड़ते हैं दोस्तों, वो है लिंग का निर्धारण। ठीक है दोस्तों। तो लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो सेक्स क्रोमोसोम लिंग का निर्धारण करता है दोस्तों। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि महिला के अंदर एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम XX और मेल के अंदर XY पाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। जब इनका क्रॉस होता है तो 50% चांस लड़का होने के और 50% ही लड़का होने के और 50% ही लड़की होने के चांसेस रहते हैं दोस्तों। लेकिन जो लिंग निर्धारण का जो कार्य होता है वो दोस्तों जो मेल गुणसूत्र है उन्हीं से होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अतः मेल का यह वाई ही लिंग का निर्धारण करता है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुणसूत्र को आनुवंशिकता का वाहक कहते हैं दोस्तों, क्योंकि गुणसूत्र पर डीएनए तथा डीएनए पर जीन होता है और यह गुणसूत्र ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। गुणसूत्र के साथ डीएनए भी और डीएनए के ऊपर लगे जीन भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। इसलिए जो गुणसूत्र है उनको आनुवंशिकता का वाहक बोलते हैं दोस्तों। आनुवंशिकता वाहक कौन है? तो गुणसूत्र आनुवंशिकता का वाहक कहते हैं दोस्तों। अब पढ़ते हैं दोस्तों डीएनए के बारे में, डीएनए की संरचना के बारे में। तो इसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये दोस्तों एक तरह का एसिड ही है, लेकिन ये एसिड डीऑक्सी प्रकार का एसिड है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल ये 3 प्रकार के चीज़ों से मिलकर बना होता है दोस्तों। जैसे नाइट्रोजन क्षार से, दूसरा हो गया आपका शुगर से, जो 5 कार्बन वाली शुगर होती है उससे बना होता है, इसका मतलब पेंटोज सुक्रोज से बना होता है। तीसरा होता है दोस्तों फास्फोरिक अम्ल से बना होता है। तो इन तीनों से मिलके आपका डीएनए बनता है दोस्तों। ये एक तरह की शुरुआत में माना था कि ये कुंडलित संरचना है या एक धागेनुमा संरचना है, इसका मतलब हेलिक्स संरचना दी थी पहले शुरुआत में। लेकिन उसके बाद में जो वाटसन और क्रिक जिन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया था दोस्तों, केवल इसका मॉडल बनाया था उन्होंने, डीएनए का ड्यूअल हेलिकल मॉडल बनाया था दोस्तों। कुंडलित मॉडल बनाया था उन्होंने, द्विकुंडलित मॉडल जो डीएनए का, उस पर उन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों 2 तरह का नाइट्रोजन क्षार होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। अब प्यूरिन है दोस्तों, उसमें एडिनिन और ग्वानिन होता है दोस्तों, क्षार बेस। ठीक है दोस्तों। और पिरिमिडिन में थाइमिन और साइटोसिन होता है। जो एडिनिन है दोस्तों वो आपका थाइमिन से, ए डबल बॉन्ड से थाइमिन से, तथा आपका साइटोसिन जो आपका ग्वानिन से 3 हेलिकल बॉन्ड से जुड़ा होता है दोस्तों, हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो एडेनिन थाइमिन के साथ द्वि हाइड्रोजनी बंध से जुड़ा होता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ त्रिहाइड्रोजनी बंध से जुड़ा होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं क्योंकि इसकी क्रियात्मक खंड या क्रियात्मक जो इकाई है वो जीन है दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसको आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। तो आनुवंशिकता का जो वाहक है वो आपका गुणसूत्र हो गया, और आनुवंशिक पदार्थ कौन सा हो गया? तो आनुवंशिक पदार्थ हो गया आपका दोस्तों डीएनए। अब पढ़ते हैं दोस्तों आरएनए के बारे में। तो आरएनए 3 प्रकार का होता है दोस्तों, टीआरएनए, एमआरएनए और आरएनए दोस्तों। टी फॉर ट्रांसफर आरएनए, एम फॉर मैसेंजर आरएनए और आर फॉर राइबोन्यूक्लिक आरएनए। होता क्या ना दोस्तों, जो हमने पढ़ा था कि पूरी जो भी कोशिका की संरचना है उसके ऊपर
केंद्रक नियंत्रण रखता है दोस्तों। अब केंद्रक जब नियंत्रण रखता है दोस्तों, तो केंद्रक कोशिका को ऑर्डर भी देता है दोस्तों, आदेश देता है कि ये प्रोटीन बनाओ, ये प्रोटीन बनाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोटीन बनाने का जो कार्य है, जैसे जीन, जो भी जीन है कि आपको बालों का कलर काला होना है दोस्तों, ये चीज़ डिसाइड कौन कर रहा है? जीन कर रहा है। तो काले रंग का जो भी आपका प्रोटीन बनेगा बालों के लिए, जो भी उसके लिए है, तो सबसे पहले जीन डिसाइड करेगा। तो ये जीन, जो भी जीन है पर्टिकुलर, तो केंद्र ऑर्डर देगा कि भाई काले कलर का जो प्रोटीन बनाया जाए जो बालों के लिए हो। ठीक है दोस्तों, तो ये मैसेज सबसे पहले mRNA के पास में जाता है। mRNA इसको राइबोन्यूक्लिक RNA उसके पास में लेके जाता है, जो क्या करता है? प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। और tRNA इसको उसके संबंधित जो भी प्रोटीन बनाना है उससे संबंधित जो एमिनो अम्ल हैं, ठीक है दोस्तों, उनको rRNA के पास में लेके जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जो RNA है वो क्या करता है? तो प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आपने देखा होगा कि व्यक्ति श्वसन में ऑक्सीजन लेता है और उसके साथ में नाइट्रोजन की भी दोस्तों अपने शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि एमिनो अम्ल है, जो सारे नाइट्रिक अम्ल है, वो आपको कोशिकाओं में प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं दोस्तों। तो जो नाइट्रोजन गैस है उसका भी शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, DNA और RNA की तुलना, तो ये डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हो गया और राइबोन्यूक्लिक एसिड हो गया, ये एक प्रकार अनुवांशिक पदार्थ आता है। ये सामान्यतः अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है दोस्तों वैसे तो, लेकिन कभी कभार जैसे आपका वायरस हो गया, वायरस में RNA ही अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है दोस्तों। ठीक है, TMV टोबैको मोजेक वायरस जो है उसमें भी ये RNA ही अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें जो नाइट्रोजन सारा है वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन होता है। और इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल होता है दोस्तों। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल, इसका मतलब थायमिन की जगह यूरेसिल होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। RNA का महत्वपूर्ण कार्य प्रोटीन निर्माण या प्रोटीन संश्लेषण है। तो और DNA का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता हो गया दोस्तों? तो ये एक अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, अनुवांशिक पदार्थ है और ये गुणसूत्रों पे लगा होता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का कार्य करता है। तो आगे की पीढ़ी कैसे होगी उसका भी डिसाइड यही करते हैं दोस्तों, DNA के ऊपर लगे जीन। ये कुंडलित संरचना है, ये द्विकुंडलित संरचना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोस्तों। प्रो का मतलब हो गया आपका प्राथमिक, और यू का मतलब हो गया आपका जो वास्तविक है, सत्य है। तो प्रोकैरियोटिक में क्या हो गया आपका कि उसमें केंद्रक अविकसित, सबसे बड़ी चीज़ यही है दोस्तों कि केंद्रक अविकसित अवस्था में पाया जाता है, और इसमें केंद्रक विकसित अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोशिकीय उत्सर्जी पदार्थ, कुछ पादपों में विशेष प्रकार के पदार्थ उत्सर्जन करते हैं। इसका मतलब इन पादपों में उपयोगी नहीं है, मतलब जो उत्सर्जन करते हैं दोस्तों, ये उत्सर्जी पदार्थ है। जैसे कुनियन एक प्रकार की दवा होती है जो सिनकोना नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, और मलेरिया के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। निकोटीन ये तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। कैफीन ये कॉफ़ी के भुने हुए बीजों से प्राप्त किया जाता है। थीन जो चाय की पत्तियों पर प्राप्त होता है दोस्तों। चाय में थीन होता है, कैफीन होता है, टेनिन होता है, ये सारे पाए जाते हैं और इनकी मात्रा अलग अलग होती है दोस्तों। ठीक है, एट्रोपिन एट्रोपा पेराडोना नामक वृक्ष से प्राप्त होता है, जो आँखों की पुतलियों को फैलाने का कार्य करता है दोस्तों। जब आँख से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऑपरेशन वगैरह करना होता है, तो जो पुतली है उसको फैलाने का कार्य करते हैं डॉक्टर, ताकि जो आपके बीच में जो छिद्र है दोस्तों, उसमें से जो भी अंदर में अगर लेंस वगैरह बैठाना करना है तो वो कार्य करता है डॉक्टर। तो इसके लिए एट्रोपिन नामक जो पदार्थ होता है वो काम में लिया जाता है दोस्तों। कत्था क्या है? ये एकेसिया नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। एकेसिया
एकेसिया नामक वृक्ष से कत्था प्राप्त होता है दोस्तों। और हींग फेरुला नामक वृक्ष से प्राप्त होती है दोस्तों। हींग कहाँ से प्राप्त होती है? तो फेरुला नामक वृक्ष से प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये था आपका कोशिका विज्ञान के बारे में दोस्तों। ठीक है, तो शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।